हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फ्री पढ़ाई ट्री। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड दिस इज़ विजयश्री राठौड़। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। ऑलरेडी मैं आरपीएससी कैटेगरी के लिए वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको बाकी के लास्ट मंथ के क्वेश्चंस देखने हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो मैंने वहाँ पे क्विज़ कंडक्ट कराया हुआ है, आप वो देख सकते हो। और इससे पहले मेरा 18 मई का वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो बेनिफिशियल हो। बाकी की सारी अदर डिटेल्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी के इस वाले लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान अब एक सुपर साइक्लोन जिसको बोलेंगे महा तूफान में बदल गया है। इससे पहले ऐसा महा तूफान कब आया था? ठीक है, ऑप्शन है 2019, 2005, 1999 और 1990। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसकी डिटेल्स ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है सी। 1999 के अंदर आया था। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि पिछले 2 दशकों में यह दूसरा सुपर साइक्लोन है। इससे पहले 99 में आया था और लेकिन उसका नाम तय नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अम्फान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अम्फान जो है उसकी जो स्पीड और हाइट के बारे में हम लोग देखेंगे तो अम्फान सुपर साइक्लोन की स्पीड 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसकी ऊंचाई धरती से 15 किलोमीटर है और कवरिंग एरिया जो है वो 700 किलोमीटर है। जब इतनी वेग से हवाएं और साथ में सैलाब आता है तो मिनटों में गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। अम्फान तूफान 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। 20 मई को दोपहर से शाम तक के बीच में इसके सुंदरवन में दीघा और हटिया द्वीप के बीच में से टकराने का अनुमान है। ओके, सो बेसिकली इस दौरान इसकी रफ्तार जो है वो 195 किलोमीटर पर आ रहने का अनुमान है। राहत के लिए यहाँ पे देश पहले ही कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इस बीच एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है। नेचुरल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स के चीफ एस.एन. प्रधान ने कहा है कि उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय जिलों और प्रभावित होने वाले जिलों से लोगों को विस्थापित किया गया है। सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमों को अलर्ट रखा गया है। ओके, तो ये अम्फान के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय देश ऐसा कौन सा पहला फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया है? ब्रिटेन, स्लोवेनिया, पेरू और ग्रीस, इन चारों में से बताना है। तो बेसिकली जो स्लोवेनिया कंट्री है उसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब अब मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसकी टोटल आबादी बेसिकली कितनी है। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि स्लोवेनिया एक मेजर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। बेसिकली देखें तो इसने खुद को कोरोना एपेडेमिक से फ्री घोषित किया है और पेंडेमिक नहीं बोला है। एपेडेमिक एक खास क्षेत्र या देश में फैली बीमारी को कहते हैं और पेंडेमिक मतलब दुनिया के बड़े हिस्से में फैली डिजीज़, ठीक है। लंबे समय तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद स्लोवेनिया कोरोना मुक्त देश बन गया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेट जनसा ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो कितनी आबादी? कुल आबादी का 20 लाख है और 4 मार्च को कोरोना वायरस की महामारी का पहला केस दर्ज किया गया था और कोरोना वायरस से 1466 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 273 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, ठीक है। और अब वहाँ पे नए केसेस नहीं आ रहे हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसको बनाया गया है? परवेज अहमद, आर.के. छिब्बर, जुबैर इकबाल या फिर सरोज मलिक? तो इसका आंसर है जुबैर इकबाल, ठीक है। ये जो जुबैर इकबाल है ये एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। जे.एंड.के के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. छिब्बर अगले 3 वर्ष के तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे और इसकी नियुक्ति की अनुमति जो है वो आरबीआई ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म में अब जनरल अटलांटिक ने कितना प्रतिशत हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है? ठीक है, तो बताना है 1.34, 33, 30, 29। डेटा फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस फैक्ट्स का ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.34 यानी कि ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि इस निवेश को अभी नियामक की मंजूरी का इंतज़ार है
6,598 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होने वाला ये चौथा बड़ा निजी निवेश है। इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक ने 9.99% हिस्सा था यहाँ पे। सिल्वर लेक ने 1.15% और विस्टा एक्टिविटी ने 11,367 करोड़ रुपए के अंदर ये कुछ यहाँ पे इसकी साझेदारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी भारत में रिलीज हुई है, जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तां है? मानमुयान, वांग या फिंग, फोंग फोंग या फिर यू फेंग, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, कि किसने क्या रिलीज हुआ है, ये कहाँ पे, ये कौन से राइटर ने रिलीज़ करी है। तो बेसिकली इसका आंसर है सी, फांग फांग। ये चीन की जानी मानी साहित्यकार है। इस बुक को भारत में ई बुक फॉर्मेट में लॉन्च करा गया है। हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित इस किताब का ऑडियो 26 मई को आएगा और डायरी पूरी कहानी जर्मन और अंग्रेजी में छपने के बाद चीन में फेंग फेंग को खलनायिका बना दिया गया है और उसे मौत की धमकियां मिलने लगी हैं। बेसिकली 15 भाषाओं में अनुवादित होने वाली ये पुस्तक लेखक की डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया की उन पोस्ट का संकलन है। 25 जनवरी 2020 को चीन सरकार द्वारा वुहान में लॉकडाउन किए जाने के बाद फोंग फोंग ने एक ऑनलाइन डायरी प्रकाशित करना शुरू किया था। उसके बाद के दिनों और हफ्तों में इस लेख ने हर रात की जाने वाली पोस्ट ने भय, कुंठाओं, क्रोध और लाखों साथी नागरिकों की आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो इस बुक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन 4 में किन 4 राज्यों के लोगों को प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इन चारों में से बताना है कि कर्नाटक के अंदर लॉकडाउन 4 में किन 4 राज्यों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु। ओके, तो बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों पे प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन की इजाज़त दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, कर्नाटका के से लेके आप देखेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन एडिशनल है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। कल के जो क्विज हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, तो आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि 16 मई को 45th राज्य दिवस मनाया गया है इसका। 1975 में इसी दिन ये राज्य अस्तित्व में आया था और 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के साथ रक्षा का दर्जा करना जारी रखा था। हालांकि 1973 में राज्य ने शाही विरोधी दंगे हुए थे और अंततः 1975 में सम्राट को पदच्युत कर दिया गया और एक जनमत रेफरेंडम हुआ था, उसके द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया था और ये 22वां राज्य बना था। ठीक है, 3 देशों से लगती है इसकी सीमाएं, चीन, भूटान और नेपाल। ये भी ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICGS सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया है? भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इसकी लंबाई 105 मीटर है और 2350 टन भार ले जाने में ये सक्षम है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब और कर्नाटका। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है छत्तीसगढ़। यहाँ पे इस योजना के तहत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुँचाया जाएगा, समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीब के स्तर में कमी आएगी। गरीबी का जो लेवल है वो थोड़ा सा वहाँ पे कम करने का यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घर को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है? हर घर जल मिशन, जल जीवन मिशन, जल ही जीवन मिशन या फिर स्वच्छ जल मिशन? ठीक है, तो इसका आंसर है जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य का साफ पानी उपलब्ध कराना है और बिहार सहित अन्य राज्यों में ये योजना पहले से चल रही है। ओके,
अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज़ यानी कि ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी है, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो इन चारों में से आर्टिकल आपको बताना है जिसके द्वारा ये करा गया है। आर्टिकल 25, 35, 45, इन तीनों आर्टिकल्स में से बताना है या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है आर्टिकल जो 25 है उसके तहत ये रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ये 15 मई को फैसला सुनाया था और कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर से जो है वो अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है। अदालत ने कहा कि ह्यूमन वॉइस से अजान जो है दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर से अजान ना दे। तो ये यहाँ पे बोला गया है, इसकी अनुपालना करने के लिए बोला गया है उनको कि इसकी अनुपालना करें। बेसिकली मामला ये था कि गाजीपुर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में अजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बसपा सांसद अफजल अंसारी और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अजान की अनुमति न दिया जाना धार्मिक स्वतंत्रता व मूल अधिकारों का हनन बताया था। और जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजय कुमार की बेंच ने कहा कि अजान इस्लाम का एक अनिवार्य अंग हो सकता है। ठीक है, तो और आर्टिकल 25 में आप देखेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल जो 25 है उसमें हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, यह सार्वजनिक आदेश, नैतिकता या स्वास्थ्य और भारत के संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? यूएन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन? इन चारों में से बताना है आपको। तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, भारत WHO में जापान की जगह लेगा, अगले सप्ताह पदभार संभालेगा। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में ये पद संभालेगा और WHO के 194 सदस्य देश का पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे इसके अंदर। ठीक है, WHO के प्रमुख जो है वो डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम है, नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है हाइपर टेंशन डे के बारे में। तो ये 16, 17, 18 या 19 में, तो ये मनाया जाता है 17 मई को। हाइपरटेंशन मीन्स होता है ब्लड प्रेशर की एक गंभीर समस्या है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाती है। हर 4 में से एक व्यक्ति को ये समस्या होती है और WHO के आंकड़े के अनुसार दुनिया में 1.13 बिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। खराब खान पान, व्यायाम न करना, शराब और तंबाकू के सेवन जो है वो इसका कारण होता है। बेसिकली हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है और अंधेपन का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975, 82, 86 या 93? जो नाबार्ड की स्थापना है वो हुई थी 1982 के अंदर। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, द बैंक हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज इन इंडिया। नाबार्ड इज एक्टिव इन डेवलपिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? अभी नाम देखा था, याद होना चाहिए, जेन इलेसन, सौम्या स्वामीनाथन, टेड्रोस एडहेनॉम या फिर मार्गरेट चान। तो इसका जो आंसर है वो सी है, टेड्रोस एडहेनॉम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण पादुका एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली किसकी सहायता करना है? फार्मर्स की, SHGs की, माइग्रेंट लेबरर्स की या फिर कोविड वॉरियर्स की? इन चारों में से आपको बताना है। तो चरण पादुका बेसिकली माइग्रेंट लेबर्स के लिए है
इनकी सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ये इनिशिएटिव, और ये एक पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो लेबर्स के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू करा है कि जो लेबर्स हु आर हेडिंग बैक टू देयर नेटिव लैंड विल बी प्रोवाइडेड शूज़ एंड स्लीपर टू रिड्यूस देयर पेन। ठीक है, शूज़ और स्लीपर्स प्रोवाइड करा जाएगा। आपने देखा होगा भी काफ़ी सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने चप्पल जूते कुछ नहीं पहने हुए हैं और सड़क पे नंगे पैर इतनी धूप गर्मी में वो चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU लॉन्च, कब हुआ था? 12, 14, 16 या 17 के अंदर। ठीक है, तो 14 के अंदर हुआ था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च, और अंडर दिस मिशन बोथ सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैव शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड ऑन 18 मई, 18 मई को आयोजित जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण या फिर रामविलास पासवान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि हर्षवर्धन ने करा था। ठीक है, बेसिकली ऐसा है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर, और रिप्रेजेंट करा था ये जो अपने यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हर्षवर्धन, इन्होंने इसको। ठीक है, WHO एड्रेस ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो इरेडिकेशन, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी, और जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है उनसे रिलेटेड COVID-19 के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हुई थी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। हैव अ गुड डे। ये हमारा सेकंड वीडियो था, इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली डोज MCQs अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।